नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपालपीडिया पे। तो प्रस्तुत है आप लोग के सामने 23 से 29 नवंबर का वीकली करंट अफेयर का सेशन, जैसा कि आप लोग को प्रॉमिस किया गया था। तो शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सिर्फ उन्हीं को लिया गया है और उसके संबंधित जीके बनते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये चर्चा में तब आया जब आज इस बार जो 26 जनवरी हम लोग 73वीं गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे, और उसके दौरान गुजरात के तरफ से जो झांकी प्रस्तुत की गई, इस झांकी में एक जो है कह सकते हैं उसको नरसंहार हुआ था। ये जगह का नाम है पाल दद ढबाब। ये गुजरात में एक जगह है, वहीं पे ये नरसंहार हुआ था 1922 में, 1922 में। और इससे पहले एक और नरसंहार आप लोग को पता होगा, जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, वो 1919 में हुआ था। इसके 3 वर्ष बाद ये हुआ था, जो कि हिस्ट्री में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी इस जो यहाँ जो नरसंहार हुआ था उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा। और सच कहें तो हमको भी जानकारी इसी के माध्यम से मिली। पूरा इतिहास जो भी आज तक पढ़े, कभी भी इसकी चर्चा नहीं हुई, ना तो किसी किताब में है, ना तो किन्हीं शिक्षक के द्वारा इसके बारे में बताया गया। तो उसी नरसंहार के बारे में ये जो गुजरात की जो झांकी थी उसके बारे में बता रही थी। तो इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर चर्चा में रहेगा। अब इस झांकी में क्या था, जो गुजरात के द्वारा जो टेबलू प्रस्तुत किया गया था, उसमें इसको जालियांवाला ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पाल दड बाव, इस जगह का नाम याद रख लीजिए, पाल दड बाव। ये वर्तमान में जो है गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सवार कंटा। इसका नाम याद रखिए, वर्तमान में है सवार, SABARKANTAH। ये गुजरात का साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में अभी ये पड़ता है। वहीं पे ये घटना कब हुई थी, तो 7 मार्च 1922 को हुई थी। और उस जो वहाँ पे क्या हो रहा था एक्चुअली में, जो भील ट्राइब्स थे, ट्राइबल ग्रुप, जो कि खास करके भारत के पश्चिमी इलाकों में पाए जाते हैं, अभी भी पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाली जनजाति है ये ट्राइबल्स। तो इन लोग, ये जो ट्राइबल्स थे, भील ट्राइबल्स, ये लोग ही आपस में एक जो है 10,000 के करीब लोग एक जगह जमा होकर करके और अंग्रेजों के खिलाफ जो है रणनीति बना रहे थे। रणनीति में क्या था, तो अंग्रेज चूंकि जो है इन लोगों का, यानी ट्राइबल्स का जो इंटरनल अफेयर्स होता था उसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे, जिनके कारण से ये लोग वो चीज़ उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ही ये जो है सभा हो रही थी, और उसी सभा में एक ब्रिटिश जनरल है, उसके द्वारा आदेश दे दिया जाता है। और उसके आदेश देने के बाद 1200 ट्राइबल, सोचिए कितना ये जो है भयावह होगा, 1200 जनजाति को एक ही जगह पे मार दिया गया। ये लगभग 3 गुना था जो जितना कि लोग मारे गए थे, कहाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो उससे 3 गुना भयावह। लेकिन इतिहास में इसका कहीं भी कुछ नहीं है। बाद में जो मोतीलाल तेजावत एक एनीवे किसी तरह से वहाँ से भाग गया और गांधी जी के कहने पे अंडरग्राउंड हो गया, फिर बाद में पकड़ा भी गया, 7 साल का इसको सजा भी इसी को हुआ। सोचिए, मारे भी गए इन्हीं के लोग, सजा भी हो गया इसी को। और बाद में जो है जब ये भारत को आज़ादी मिली, इनको रिलीज किया गया, उसके बाद इन्हीं के द्वारा वहाँ की भूमि को बाद में जाकर के वीर भूमि के नाम से जो है उसका पुनः नामकरण किया गया। कहा जाता है कि यहाँ पे एक कुआं है, और उस कुएं में जो है इतने लोग मरे, बचने के लिए किसी तरह से कि बच जाए, भाग भाग करके सब कुएं में कूदने लगे। और ऐसा हुआ कि जो गोली से तो नहीं मरे, लेकिन कुएं में कूदने के कारण सारे लोग वहीं जा करके कूद गए, जिस कारण से सफोकेशन से बहुत ज़्यादा लोग मर गए। नेक्स्ट है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये देखिए, आप लोग नाम सुने होंगे, इसका नाम याद रखिए, हब्बल टेलीस्कोप का आप लोग नाम सुने होंगे। तो ये हब्बल टेलीस्कोप अब रिटायर हो गया है। टेलीस्कोप ये जो है क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन में है, और ये घूमते रहता है पृथ्वी के चारों ओर। और क्या कर, इसका काम क्या है, तो जो स्पेस है, जो कॉस्मोस है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड का फैलाव क्या है, ब्रह्मांड कितना दूर तक फैला हुआ है, उसी पर ये रिसर्च करता है। तो ये हब्बल टेलीस्कोप अब रिटायर कर गया है और इसी के स्थान पे आया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब तो जो नासा जो है, नासा के ही एक एडमिनिस्ट्रेटर थे और उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है, उन्हीं के नाम पर जो है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का नामकरण किया गया है। तो इसको सिर्फ ये याद रखिए, पूछ सकता है कि हब्बल टेलीस्कोप के बाद कौन सा टेलीस्कोप आया, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में और कुछ विशेष जान लेते हैं। तो ये जो है भारत जो पृथ्वी है, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये अर्थ का ऑर्बिट में चक्कर काटते रहता है। 18 लेंस इसमें लगा हुआ है। जो लेंस है गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम का जो है लेंस प्लेटेड रहता है। किस रॉकेट से भेजा गया, तो आर्ने रॉकेट आर्ने 5 से भेजा गया। 2 किलो वाट पावर ये खुद जनरेट करता है अपने आप में इस्तेमाल करने के लिए। 6000 केजी इसका वजन है और ये अगले 20 साल तक काम करता रहेगा। अगला देखते हैं, एक अमेरिका में अभी हाल ही में एक एक्ट पारित किया गया है जो काफ़ी चर्चा में है, जिसका नाम है अमेरिका कंपिटी एक्ट 2022। अगर इसका जो हिंदी करें तो कंपिटी का मतलब होता है जो प्रतिस्पर्धा, अमेरिकी प्रतिस्पर्धी अधिनियम भी इसको कह सकते हैं। इसके पास करने के पीछे जो मकसद है अमेरिका का, कि ग्लोबल टैलेंट्स को अमेरिका में लाना, ताकि देखिए जो चाइना अमेरिका के बीच अभी काफ़ी टसल चल रहा है ग्लोबल पावर बनने के करने को लेकर के। तो जो अमेरिका है किसी तरह से अपनी सुप्रीमेसी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है चीन के लिए, इसीलिए अभी जो है इस तरह का स्कीम, क्योंकि अमेरिका है ना एक जो है ट्रेड फ्रेंडली कंट्री है और वहाँ जा कर के पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी भी है, वहाँ आपको बहुत तरह की आज़ादी है, दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो वही ये है ओपन न्यू डोर पॉलिसी अमेरिका का फॉर टैलेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि इंडियाज फर्स्ट ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है, तो इसको याद रखिए ये केरला में खोला गया है। भारत का पहला ग्रेफाइन इनोवेशन को कहते हैं हिंदी में नवोन्मेष। और ग्रेफाइन क्या है, तो ग्रेफाइट का ही, ग्रेफाइट जैसे आपको पता है कि कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉप जो ग्रेफाइट और हीरा जिसको डायमंड कहते हैं, और ग्रेफाइट से ही ये बना है ग्रेफाइन। तो इसका पहला किस तरह से ग्रेफाइट का और अलग अलग जो है अवयव से जो कि इस्तेमाल करने योग्य है, उसी में इनोवेशन के लिए सेंटर बनाया गया है। कहाँ, ये केरल में है और ये भारत में अपने तरह का पहला है। ग्रेफाइन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है, थिनेस्ट मटेरियल है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। केमिकल स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट वेट है एंड हैज ए लार्ज सरफेस एरिया। इसका एक जो है इतने सारे गुण होने के कारण, इतने सारे क्वालिटी होने के कारण सरकार का एक पॉलिसी है अभी कि जो है हर चीज़ में हम आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जब तक आपकी निर्भरता खत्म नहीं होगी दूसरे देश से, आपका तरक्की में बाधा बनता रहेगा। इसको बंडर मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिए। फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो बहुत कम है। अब प्रतिरोध कम होने के कारण इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसका बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से माना जा रहा है कि सुपर जो कंडक्टर की कैटेगरी में इसको रखा अभी नहीं जा सकता है, लेकिन रखा जा सकता है, क्योंकि सुपर कंडक्टर मतलब जीरो रेसिस्टेंस, लेकिन इसका भी रेसिस्टेंस जीरो नहीं है। अब इसका कुछ उपयोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो देखिए टेनिस रैकेट बनाने में होता है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें उपयोग होता है, एनर्जी स्टोरेज फिल्ट्रेशन में होता है, लुब्रिकेंट्स बनाने में इसका उपयोग होता है, कैपेसिटर जो कि आप घर में देखते हैं पंखा में लगा हुआ होता है कैपेसिटर, उसके बनाने में होता है, सोलर जो पैनल लगाते हैं आप घर में उसमें लगा हुआ होता है। उसके अलावा इसका उपयोग किसी भी पदार्थ को जो है मटेरियल को हार्ड बनाने में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं आज कितने तरह का प्लास्टिक आपका आता है, तो प्लास्टिक जो नॉर्मल है उसमें अगर इसको मिला दें तो उससे क्या होता है, हार्ड बन जाता है। जैसे आपको पता होगा कि रबड़ में सल्फर मिला देने से जो उसका हार्डनेस क्या होता है, बढ़ जाता है।
एक रबड़ है कि जिससे आप पेंसिल मिटाते हैं, वो भी रबड़ है जो आपका बाइक या जो भी व्हीकल चला रहे हैं उसके टायर में लगा हुआ है। तो उसी तरह से इसका उपयोग हार्डनेस के लिए किया जाता है। ग्रेफाइन है हाई सरफेस टू वॉल्यूम कैपेसिटर के रूप में इसका खास करके उपयोग किया जाता है, वहाँ जब स्पेस स्टेशन या फिर किसी रॉकेट को जब प्रोजेक्ट करना होता है, भेजना होता है, उसके उसमें ग्रेफाइन है एंटी कोरोजन। एंटी कोरोजन मतलब इसमें जो है ये जंक नहीं लगता है। बढ़ते हैं अगला और सबसे चर्चित इस सप्ताह में रहा ट्रांसफर ऑफ एयर इंडिया, जो भारत सरकार के अधीन में था। हालांकि इसका स्थापना टाटा ग्रुप के द्वारा ही किया गया था, टाटा एयरलाइंस के नाम से। बाद में भारत इसको अधिग्रहित सरकार ने करके नेशनलाइज कर दिया और फिर से टाटा ग्रुप में ही के द्वारा ही ये खरीद लिया गया। तो इसका जो ट्रांसफर हस्तांतरण जो पूरा प्रक्रिया है वो अब जाकर के खत्म हो गया। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा इतिहास। तो एयर इंडिया जो है टाटा एयरलाइंस के नाम से 1932 में JRD टाटा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। देख सकते हैं ये जो है पिक्चर है, ये पहला फ्लाइट जो मुंबई से लाहौर में ये गया था 1932 में। द इनॉग्रल फ्लाइट वाज फ्रॉम कराची टू बेंगलोर ये गया था JRD टाटा के द्वारा। उस समय इसको किस नाम से जाना जाता है, तो टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। 1948 में सरकार इसको एक्वायर कर लिया, 49% स्टेक इसमें ले लिया और नेशनलाइज कर दिया। कब जाकर के 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया। 2001 में जब बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भी इसको जो है प्राइवेटाइज करने का इच्छा जाहिर किया, लेकिन किसी तरह का रिस्पांस नहीं आया, किसी को इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिस वजह से वहीं पे ठंडे बस्ते में चला गया। फिर मोदी सरकार 2015 में आई, 2014 में आई, उसके बाद से यानी 14 लास्ट में ही आई सरकार, तो 15 में ही कह सकते हैं। उसके बाद 2017 में इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल कैबिनेट दे दिया बेचने के लिए। 2018 में जो है टेंडर निकाल दिया गया कि 76% स्टेक जो है हिस्सेदारी भारत सरकार बेचना चाहती है, लेकिन इसको खरीदने के लिए उस समय भी कोई तैयार नहीं हुआ। फिर से 2022 में जो है नया टेंडर निकाल दिया गया कि भारत सरकार छुटकारा पाना चाहती है और जो है 100% स्टेक बेचने के लिए तैयार है। इसी में टाटा ग्रुप ने अपना जो है विरासत को वापस लेने के लिए तैयार हो गया और फाइनली 27 जनवरी जो है 2022 को इसकी जो प्रक्रिया पूरी हो गई। इसका बारे में और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो टाटा की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है टेलेस, यहाँ पे नाम देख सकते हैं टेलेस। इसकी टाटा सन्स की एक सब्सिडियरी कंपनी है, वही इसको हैंडल करती है। एयर इंडिया के अलावे जो है टाटा के अंडर में, यानी सब्सिडियरी कंपनी के अंदर बहुत सारे जो है और सारे एयरलाइंस हैं जो कि इसी के अंदर में है, और एयर इंडिया भी एक नया है। इट हैज़ बीन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिंस 1953, भारत सरकार के अंदर था। टाटा सन्स कितना दिया है सरकार को इसको खरीदने के लिए, तो 2700 करोड़ रुपया टाटा सन्स दिया है। 2700 करोड़ देने के अलावे जो भारत सरकार का जो डेट्स था 15,300 करोड़ का एयर इंडिया पे जो डेट्स था उसको भी एक्वायर कर लिया, कौन, टाटा सन्स ने। अब देखिए तो इसका अगर इफेक्टिव प्राइस देखिएगा तो 15×2=17 और एक 18, लगभग 18,000 करोड़ टाटा सन्स भारत सरकार को दिया। और बैलेंस जो डेट 18,000 करोड़ मिला और 62,000 करोड़ डेट्स जो है ऋण जो था इस एयर इंडिया पे, वो सरकार खुद ही एब्जॉर्व कर लिया, यानी वो सरकार चुकता करेगी। सोचिए कितना लॉस में ये कंपनी चल रहा होगा कि इसका दाम है जो टोटल ओवरऑल 18,000 करोड़ हुआ और इसका 62,000 करोड़ इसके अलावे ऋण है इस पे, जो कि सरकार ने अपने आप में एब्जॉर्व कर लिया। एयर इंडिया को मिला क्या, यानी टाटा सन्स को मिला क्या इतना पे करने के बाद, तो 141 प्लेन उसको मिला एयर इंडिया का। ऑनरशिप मिला, देखिए जब कोई खरीदता है तो ब्रांड उसका मिलता है। एयर इंडिया तो ब्रांड है, अब ब्रांड में भी भारत का ब्रांड है जिसका इंडियन एयरलाइंस के नाम से चलता है, एयर इंडिया के नाम से चलता है, महाराजा के नाम से भी चलता है। तो प्लेन के साथ साथ उसका ब्रांड भी बिकता है। देखिए ब्रांड जो है मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसको
प्लेन तो जो है इसको टेंजिबल असेट्स कहते हैं, लेकिन ब्रांड जो होता है उसको इंटेंजिबल असेट्स के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी मायने रखता है खास करके बिजनेस में। अराउंड 13,500 एम्प्लाई हैं अभी जो है एयर इंडिया के, ये भी चले जाएंगे। इसको ऐसा नहीं है कि जो टाटा सन्स ले लिया तो इसको बाहर निकाल देगा। 1 साल के लिए सरकार बोली है कि आपको इनको रखना ही रखना होगा। 1 साल के लिए बाद इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मर्जी है तो इनको हटा सकते हैं, रख सकते हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे हमको नहीं पता, लेकिन 1 साल से एक्चुअली में समझिए तो सरकार अपना जो है ठिकरा अपने सर पे फोड़वाना नहीं चाहती है कि जो है इम्प्लाई बाद में कहे कि सरकार हमको छोड़ दिया, इसलिए चलो 1 साल तक चलो, बाद में सरकार कह देगी अब हम क्या करें, हम तो बेच दिए। टाटा ग्रुप एयरलाइंस के अलावा विस्तारा में भी जो है टाटा ग्रुप का 51% स्टेक है। उसके बाद एयर एशिया इंडिया में 84% है। इस तीनों मिला करके जो पूरा पैसेंजर कैपेसिटी है भारत का उसका 24% मार्केट शेयर एविएशन सेक्टर का जो है वो भारत एयर इंडिया यानी अब टाटा ग्रुप के पास चला जाएगा एयर इंडिया के बिक जाने के बाद। अभी देखिए भारत के जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डिजिटल संसद ऐप। उसका जो लोगो कुछ इस प्रकार से दिखेगा अगर आप जो है प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कीजिएगा तब। अब ये क्यों किया गया है, ये इसके पीछे मकसद क्या है, तो आप जैसे टेलीविजन पे देखते हैं लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा की कार्यवाही, तो उसी तरह से अब आप इस ऐप पे भी उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावे ये सिर्फ बाहरी लोगों के लिए नहीं, पार्लियामेंट में जो हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होने वाला है। अब उनके लिए किस तरह से फायदेमंद होगा, तो वो अटेंडेंस इन फ्यूचर बताया जा रहा है। अभी तो तत्काल में है कि आप प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं, कार्यवाही देख सकते हैं। उसके अलावा जो पहले का 1947 से लेकर के अभी तक का अगर बजट भाषण सुनना है तो उसको देख सकते हैं। 2012 के बाद लोकसभा का सारा प्रोसीडिंग्स आपको मिलेगा। उसके अलावा जो संसद का इंटरनल जो आंतरिक तस्वीर, उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में जब इसको डिजिटल और मॉडिफाई कर दिया जाएगा तो पार्लियामेंट्रियन जो हमारे सांसद हैं जो जाते हैं वहाँ हल्ला गुल्ला शोर मचाने के लिए, वो अटेंडेंस इसी यहीं पे कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है आपको संसद में भाषण देना है या क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, तारांकित और तारांकित, तो उसको पूछने के लिए भी आपको पहले सूचना देना होता है। तो आपको सूचना भी जो है इसी ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। आपको जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो कब बोलना है, कब प्रश्न पूछना है, उस समय की जानकारी भी इसी के माध्यम से मिल जाएगी। तो इन तरह की सुविधाएं इसमें है। कौन है, क्या है नाम इसका, डिजिटल संसद। आगे बढ़िए, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज बुक। ये जो है एक भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, कल्चरल मिनिस्ट्री, उसके द्वारा ये एक सीरीज जारी करेगी जिसमें कि वैसे फ्रीडम फाइटर्स और खास करके जो महिला फ्रीडम फाइटर्स है, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने काफी योगदान दिया लेकिन उनका चर्चा उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए, तो उनको याद करने के लिए इसमें जो है 75 अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल उनके संबंधित एक जो है सीरीज ला रही है, जिसका कि पहला सीरीज 28 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया। इसमें 20 जो अनसंग हीरोज उनके बारे में बताया गया। ये कहाँ आपको मिलेगा, तो अमर चित्र कथा जो ऐप है उस पे आपको उपलब्ध होगा। इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ये कौन है, तो अभी मीनाक्षी लेखी हैं। इंडियाज फर्स्ट वुमेन रफाल पायलट, क्या नाम है इनका, तो शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह भी वो फाइटर प्लेन जो है उड़ा रहे थे। तो पायलट शिवांगी सिंह अपार्ट फ्रॉम इंडियन फोर्सेस डेब्यू एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, यानी इस बार जो 73वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किए उसमें इन्होंने राफेल पायलट की पहली महिला, राफेल जो फाइटर प्लेन है उसकी पहली महिला पायलट कौन है, तो शिवांगी सिंह है। सी इज द ओनली सेकेंड वुमेन पायलट टू पार्टिसिपेट इन इंडियन एयरफोर्स डेब्यू आफ्टर भावना कंठ। पिछला बार आप देखे होंगे, पहली बार कोई महिला जो पायलट है उन्होंने जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है और उसमें
जो फाइटर प्लेन अपना करतब दिखाती है उसमें पार्टिसिपेट किए थे, और उनके बाद ये शिवांगी सिंह दूसरे नंबर पे है, और शिवांगी सिंह पहले वुमेन राफेल पायलट भी हैं। आगे देखते हैं तो नेक्स्ट है कि न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है 13 नए जिले बनाने की, आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिले बनाने की घोषणा किया है, और इस तरह से आंध्र प्रदेश में अब टोटल 26 जिला हो गया है। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश, जिसको संयुक्त आंध्र प्रदेश 2014 से पहले कहा जाता था, इसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश से हटा करके और तेलंगाना एक अलग स्टेट बना दिया गया, और उसके बाद से अभी जो है आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसी पार्टी जगन मोहन रेड्डी की सरकार है। उन्हीं के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे कि छोटा छोटा रहेगा तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन आसान हो जाएगा, इसलिए जो है 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की उन्होंने घोषणा की है। अब ये है डिस्ट्रिक्ट बनाने। अब इसमें आप जो है पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि नया डिस्ट्रिक्ट बनाने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट सेंट्रल दोनों की सहमति से बनता है? तो इसका जो आंसर है ये पूरी तरह से स्टेट की जो राज्य सरकारें हैं उनकी प्रिरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बिल पास करके बना सकती है, या फिर सिंपल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके भी नया जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट बना सकती है। अब आइए यहाँ पे एक चर्चा आया है IMF ऑन एल सल्वाडोर बिटकॉइन लीगल। एल सल्वाडोर देखिए एक कंट्री है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच, जो लैटिन अमेरिकी कंट्री बोलते हैं इनको, वहीं पे है एल सल्वाडोर। एक छोटा सा कंट्री है जो यहाँ पर जितने भी एल सल्वाडोर हो गया, पनामा हो गया, ये इन होंडुरास हो गया, ये जितने भी कंट्री हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑथोरिटेरियन शासक हैं। तो यहाँ का एल सल्वाडोर का राजधानी जो है सैन सल्वाडोर है। यहाँ के राष्ट्रपति ने बिटकॉइन को जो है लीगल टेंडर घोषित कर दिया। तो IMF अभी जो उसको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एल सल्वाडोर को भी धमकाया है कि इसको जो है तुम वापस लो, नहीं तो जो है तुमको जो जरूरत पड़ेगा, जब यानी एल सल्वाडोर को जब भी IMF से मदद मांगने की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी, तो हम तुमको प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसीलिए चर्चा में है। इसके अलावा एल सल्वाडोर अभी हाल ही में भी घोषणा किया है ये कि ये विश्व का पहला जो है क्रिप्टो करेंसी सिटी ही डेवलप करने जा रहा है, यानी वहाँ लोकल करेंसी चलेगा ही नहीं, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही वहाँ पे चलेगा। In September 2021, El Salvador became the first country to allow its consumer to use cryptocurrency। पहला देश था, इसको याद रखिए क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है और ये जो है डिस्प्यूट का मुद्दा बना हुआ है। प्लान्स टू बिल्ड न्यू बिटकॉइन सिटी, ये भी हम लोग पढ़ लिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक दिस बाज एंड अटेनिंग सीकिंग अटेंशन सीकिंग मूव ऑफ द कंट्री अथॉरिटेटिव रिजाइम इन द, हाँ ये भी होता है। क्या होता है कि आदमी को जब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है तो वो कुछ कुछ करना शुरू कर देता है उल्टा पुल्टा, जिस कारण से कि उसको जो है लोग जो है अटेंशन देना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है कि केरला ऑर्डिनेंस टू डाइल्यूट लोकायुक्त पावर। लोकायुक्त के बारे में कौन नहीं जानता होगा, आप लोग को पता होगा 2014 से पहले अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था वो लोकपाल बिल को लेकर के ही हुआ था। तो केरला गवर्नमेंट अभी हाल ही में एक ऑर्डिनेंस, एक्चुअली में ये ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया है, उसको फॉर्मुलेट करके और राज्यपाल के पास जो है पुटअप कर, क्योंकि राज्यपाल ही जारी करते हैं ऑर्डिनेंस। कौन सा? आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल 213 के अंदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, लेकिन ये वहाँ के राज्यपाल ने इस ऑर्डिनेंस को क्या कर दिया है, रोक दिया है। क्यों? क्योंकि जो लोकायुक्त का जो पावर है उसको खत्म करने के लिए, खत्म पूरी तरह से नहीं, उसको कम करना है, या किसी न किसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट लोकायुक्त को जो है कमजोर करना चाह रही है, इसलिए जो है ये अभी विवाद में है। सबसे पहले भारत में जो लोकायुक्त किसी स्टेट ने अगर शुरू किया था तो वो महाराष्ट्र है, इसको याद रखिए। लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1971 के तहत। नेक्स्ट है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा अभी हाल ही में आप लोग को पता होगा कि ये हर साल ये एनुअल रिपोर्ट जारी किया जाता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी
इसमें जो है कौन सा ज़्यादा कंट्री करप्ट ज़्यादा है कम है, उसी बेसिस पे अरेंज किया जाता है। इसमें 0 जिसको दिया जाता है मतलब वो भ्रष्टतम है, यानी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। और 100 जिसको दिया जाता है मतलब वो एकदम क्लीन साफ सुथरा कंट्री है। साफ सुथरा कंट्री में जितने स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं उन्हीं को रखा जाता है। स्वीडन हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड, यही तीनों में, डेनमार्क, यही तीनों चारों में से आपस में ये लोग आते रहते हैं। भ्रष्टतम कंट्री में आगे हम लोग देखेंगे। भारत इसमें इस इंडेक्स में कहाँ है तो 40, भारत को 40 पॉइंट दिया गया है। और नंबर में देखें तो पोजीशन इसका 85th है। कितने कंट्री में आउट ऑफ 180, 85th है। फिर भी जो है मिला जुला के अच्छा कह सकते हैं। भारत सरकार जो है इसके पीछे करप्शन के अगेंस्ट खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत जोर से लगी हुई है। अभी जो करप्शन सबसे ज़्यादा है ना वो स्टेट गवर्नमेंट में है, तो स्टेट गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा ध्यान देनी चाहिए। जो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये जर्मनी में इसका जो स्थापना बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है और इसका स्थापना 1993 में किया गया था। अगर इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जो 3 हैं 1 2 3 डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहाँ ये देख रहे हैं फिगर में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो है यही न्यूजीलैंड है, छोटा सा न्यूजीलैंड। इसका नाम ही इसीलिए है क्योंकि मानव जो है सबसे हाल ही में अगर कहीं बसना शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड है, इसलिए नाम इसका न्यूजीलैंड रखा गया है। और मोस्ट करप्ट में देखिए साउथ सूडान, सूडान था ना उसको जो है डिवीजन करके उत्तरी से नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान बना दिया गया। तो सूडान में अभी भी क्राइसिस चल रहा है। अगर आप अपडेटेड होंगे तो सूडान में अभी भी जो है सिविल वार का सिचुएशन बना हुआ है। वहाँ के प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमडौक, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। और उनके और राष्ट्रपति के बीच मिलिट्री भी डिवाइड है, उनका अलग मिलिट्री है, राष्ट्रपति का अलग मिलिट्री, दोनों आपस में सिंग लड़ा रहे हैं, दोनों मर जाएगा दोनों। और उसके बीच में होता है क्या कि पिसती है जनता। तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इससे पहले भारत का जो था सिचुएशन वो था 86, यानी एक प्लेस जो है इम्प्रूव किया है या डिप्रूव घटा है या बढ़ा है इसको, यानी अगर घटा है मतलब कह सकते हैं कि और ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है, जो कि हमको नहीं लगता है कहीं तरह से जायज है। ये लोग पता नहीं किस तरह से ये अपना असेसमेंट करता है। करप्शन तो दिन प्रतिदिन हमारे हिसाब से जो है ये घट रहा है। बढ़ते हैं आगे तो नेक्स्ट है जो है पद्म अवार्ड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि हर साल रिपब्लिक डे से पहले जितने भी तरह के नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो घोषित किया जाता है, चाहे वो सिविलियन अवार्ड हो यानी नागरिक सम्मान हो या गैलेंट्री अवार्ड हो यानी वीरता पुरस्कार हो। तो नागरिक सम्मान, नागरिक अवार्ड में ही आता है पद्म अवार्ड्स। पद्म में इसमें 3 तरह के होते हैं। आप लोग को पता होगा कि नागरिक सम्मान जो है 3 तरह का होता है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इसके अलावा होता है एक भारत रत्न जिसको कहते हैं। तो इस बार जो है टोटल 128 लोगों को जो है ये जो है पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें 107 पद्म श्री है, 17 पद्म भूषण है और 4 पद्म विभूषण, 4 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजित किया गया है। इन 128 लोगों में से 34 वुमेन हैं यानी 34 महिलाएं हैं, 10 फॉरेनर्स हैं यानी विदेशी हैं, या फिर NRI जिसको नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं, या फिर OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसके अलावा 13 लोगों को पोस्ट ह्यूमसली दिया गया है, यानी उनको मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया है। इसी के दौरान जो है अभी हाल ही में आप एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ। भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनको पद्म विभूषण से नवाजित किया गया, पद्म विभूषण सरकार उनको प्रदान किया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पद्म विभूषण से नवाजित किया गया है सरकार के द्वारा। अभी जो है सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कि सरकार जो है पद्म विभूषण से ही बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको भी दिया था। लेकिन ये जो है कि इस अवार्ड को, इस पुरस्कार को जो है लेने से मना कर दिए। देखिए जो लेफ्ट वाले होते हैं ना, लेफ्ट विचारधारा के, यानी जो वामपंथी विचारधारा के, या कह सकते हैं जो कार्ल मार्क्स का विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उनका ना सरकार का कुछ भी किया हुआ उनको अच्छा ही नहीं लगता है।
जैसे कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा था वो पूरे एंटी स्टैब्लिशमेंट, यानी जो भी है वर्तमान में वो गलत है और वो जो लाएगा वो सही है, वैसा ही विचारधारा होता है ये वामपंथी विचारधाराओं का। तो ये बुद्धदेव भट्टाचार्य अभी जो है चर्चा में भी आगे, देखिए कोई नहीं जान रहा था कहाँ हैं, मरे हैं, बचे हैं, लेकिन अब से जो है चर्चा में आ गए इनकार करने के बाद। इनसे पहले आपको पता होगा ये नंबूदरी पाल, जो कि भारत में पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने थे केरला के, इन्होंने भी जो है वापस कर दिया था, उनको भी पद्म विभूषण दिया गया था, अभी नहीं बहुत पहले ही वापस कर दिया गया था। इसी जो और कुछ नामी गिरामी नाम है जिन पे विवाद हो रहा है, खास करके गुलाम नबी आजाद एक कांग्रेस के नेता हैं, इनको भी सरकार दे दिया है। अब लोग जो है काफी इसके बारे में चर्चा जो है कर रहे हैं। उसके अलावा पद्मश्री से नवाजित किया गया है सोनू निगम को, वैक्सीन मेकर। चूंकि देखिए भारत में अभी जो है कोविड को लेकर के बहुत लोगों में भय था, तो भारत में इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन भारत ने बहुत सारा किया, तो उसमें वैक्सीन मेकर्स को दिया गया, जिसमें कि नाम आता है साइरस पूनावाला, द फाउंडर ऑफ SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके कि CEO हैं अदर पूनावाला, काफी जो है इस दौरान चर्चा में रहे। पूरे कोविड के दौरान उनको पद्म भूषण से नवाजित किया गया। नेक्स्ट है व्हाट इज डेकहरन, डेकहरन, व्हाट इज डेकहरन। टर्मिनोलॉजी ये सब आते रहता है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो ये स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है वैसे कंपनीज के लिए, वैसे फर्म्स के लिए, खास करके वैसे प्राइवेट फर्म्स के लिए जिसका की टोटल वैल्यू जो है 10 बिलियन US डॉलर से ज्यादा हो जाता है। 10 बिलियन US डॉलर से अगर ज्यादा हो जाए तो उसको डेकहॉर्न का जो है उपाधि दिया जाता है। डेकहॉर्न की कैटेगरी में एक तरह से टैग कहिए, और क्या, जैसे MNC बोलते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसी तरह से 10 बिलियन से ऊपर अगर उसका नेटवर्थ हो गया तो उसको क्या कहा जाता है, डेकहॉर्न कहा जाता है। भारत में जो है वर्तमान में 4 है, कौन कौन? स्विगी जो अभी हाल ही में जो है सबसे लेटेस्ट कंपनी है जो कि इस कैटेगरी में आया है। उसके अलावा पेटीएम, ओयो नाम आप सभी सुनते होंगे, बायजूस है, ये सब भी जो है इसी कैटेगरी में है। फेसबुक जो है पहला था इस कैटेगरी में आने वाला, उसके अलावा अलीबाबा जो कंपनी है चाइना की, दूसरा था। इसमें जो है वैसे कंपनी को नहीं शामिल किया जाता है जो कि किसी बड़े कंपनी के द्वारा एक्वायर किए गए हों, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट को बालमार्ट ने एक्वायर कर लिया, तो ऐसा नहीं कि बालमार्ट को एक्वायर कर लेने के बाद जो है फ्लिपकार्ट जो है डेकहॉर्न की कैटेगरी में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट कंपनी है उसको भी इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इसका और जो कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में देख लीजिए, जिसको यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टोकॉर्न के नाम से जाना जाता है। अगर 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया तो उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा होता है तो अभी हम लोग पढ़े डेकाकॉर्न कहा जाता है, और अगर 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाता है तो उसको हेक्टोकॉर्न के नाम से जाना जाता है। हेक्टोकॉर्न का उदाहरण अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहला जो कंपनी बना था वो बाइटी डेंस था, जो कि टिकटॉक का पेरेंट कंपनी था। अभी वर्तमान में जो स्पेस एक्स जिसके की संस्थापक एलोन मस्क हैं, उनकी कंपनी भी जो है ये हेक्टोकॉर्न की कैटेगरी में आ गया है, यानी उसका नेटवर्थ जो है 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है कि स्मृति मंधाना ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। ICC मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के भारत के तरफ से नहीं है। स्मृति मंधाना को जो एक ICC के द्वारा ही हर साल पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट, जिसने कंट्री में क्रिकेट होते हैं तो इनकी इंटरनेशनल टीम बनाया जाता है। उस इंटरनेशनल टीम में ICC T20 टीम ऑफ द ईयर अभी हाल ही में घोषित किया गया था। उसमें पुरुष में भारत के कोई नहीं है और महिला में भी एक है, वो भी स्मृति मंधाना ही है। और ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 भी ICC के द्वारा स्मृति मंधाना को ही चुना गया है। अभी टोटल नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है पता है आपको? 25 जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। एक IMF वर्ल्ड रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, सिर्फ आपको इतना याद रखना है इससे। क्योंकि इस रिपोर्ट में क्या होता है कि आने वाले समयों में
कोई भी कंट्री का ग्रोथ कैसा होगा उसके बारे में ये चर्चा करती है, अनुमान लगाती है। और ये जो है हर महीने जो है क्वार्टरली भी करती है, महीने में भी करती है, इसको घटाते बढ़ाते रहती है। इसके अलावा एक और यहाँ पे एक मैं इसलिए दे दिया हूँ कि कुछ कुछ जो स्मॉल स्मॉल वन लीनियर क्वेश्चन था उसको यहाँ पे दे दिया गया है आप लोग के सामने। अगला है कि असम गवर्नमेंट कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव, जो कि असम का सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है, उससे नवाजा है। क्योंकि असम सरकार के सहयोग से जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है वो उसने वहाँ पे बहुत सारे कैंसर अस्पताल का स्थापना किया है, उनके इन्हीं सहयोग के कारण उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में एक जो ड्रिल किया गया, यानी इसको एक्सरसाइज कह सकते हैं, एक्सरसाइज किया गया चीरू ड्रिल। और ये क्या है, नेवी यानी नौसेनाओं के द्वारा ड्रिल किया गया। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका का, अमेरिकी जो गुट है उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। इसमें कौन कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट किया? तो चाइना, रसिया और ईरान, ये तीनों अगर देखिएगा, अगर आप अपडेट होंगे तो इसका 36 का आंकड़ा रहता है किससे? अमेरिका के साथ। ये कहाँ हुआ? तो गल्फ ऑफ ओमान, आप देख सकते हैं मैप में, ये है ओमान, नीचे यमन है। यमन में अभी भारी तबाही मचाए हुए है, आपको पता होगा सऊदी अरेबिया जो है यमन में स्ट्राइक कर रहा है। तो नीचे है यमन, ऊपर है अमन, और यही है गल्फ ऑफ ओमान। इसको गल्फ ऑफ पर्सिया कहते हैं, यानी फारस की खाड़ी, जो कि ईरान के कंट्रोल में आता है। ये एक्सरसाइज का एक दृश्य है। तो इसके करने के पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि अमेरिका को जवाब देना कि अगर आप जो है भारत के साथ, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप जापान के साथ, आप साउथ कोरिया के साथ जो है गठबंधन करके, अलायंस करके ड्रिल कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। नेक्स्ट है कि सर्बिया में अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा है। सर्बिया जो है यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में एक, जैसा कि मैप में देख सकते हैं इसके आसपास का कंट्री। ये जो इटली है ये मेडिटेरेनियन सी में लटका हुआ है, भूमध्य सागर में। और ये जो सर्बिया है जो ये मेनलैंड में है, यूरोप का मेनलैंड में है, बेलग्रेड इसकी राजधानी है। यहाँ पे क्या हुआ है कि रियो टिंटो नाम का एक कंपनी है जो कि माइनिंग के क्षेत्र में काम करता है। और ये जो है लिथियम का, यहाँ की सर्बिया की सरकार ने लिथियम को खुदाई करने का इसको एक टेंडर दिया था, और वो पास करने के बाद जो इलाका जहाँ होना था उसका नाम है जादार वैली। और वहाँ के लोकल जो लोग थे इस सरकार के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। और ये लंबा प्रोटेस्ट चला, और इतना ये प्रोटेस्ट प्रबल हो गया कि बाद में सरकार को जो ये एग्रीमेंट दिया था, जो टेंडर दिया था, उसको कैंसिल कर देना पड़ा। क्योंकि देखिए लिथियम का जो है ना अभी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है सब में लिथियम का उपयोग होता है। बाहर जो चाइना है अपना सारा लिथियम चाइना अफ्रीकन कंट्री से मंगाता है। उसी तरह से जितने भी कंट्री हैं जिनको की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने रहना है, उनको ये सब, क्योंकि ये सब जो है मेजर एलिमेंट्स नहीं है, ये सब मेजर मटेरियल नहीं है लिथियम वगैरह, ये सब बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और चूंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है जिस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ इतना विरोध हुआ कि सरकार जो है कोई इसको वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट है कि अभी भारत सरकार कुछ दिन पहले AK-203 डील किया था कि इसके साथ, रसिया के साथ। और इस डील के तहत ये जो है AK-203 देख सकते हैं फिगर चित्र के माध्यम से, एक जो है ऑटोमेटिक राइफल है जो कि रसिया से, भारत और रसिया आपस में पहले जो है 70,000 राइफल आ चुका है भारत में रसिया से। और बाकी जो रिमेनिंग यूनिट है वो भारत में ही बनाया जाएगा। इसका जो कंपनी जो बना रही है उसका नाम है इंडो रसिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड। और ये एक स्थान है कोरबा, इसको जरूर याद रखिए, पूछ सकता है कि कोरबा राइफल फैक्ट्री कहाँ है, तो ये अमेठी में है। अमेठी रायबरेली का जो क्षेत्र है जहाँ से राहुल गांधी पहले जीतते थे, तो ये कोरबा में
अमेठी में कोरबा नामक स्थान पे फैक्ट्री बनाया जा रहा है। रिमेनिंग यूनिट जो है वो भारत में इसी स्थान पे बनेगी। आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे सिविलियन अवार्ड्स के बारे में, तो उसी तरह से रिपब्लिक डे के एक दिन पहले ही जो घोषणा किया जाता है कि किनको वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। तो पढ़ लेते हैं पहले इसका डिवीजन किस तरह से होता है। तो वीरता पुरस्कार को गैलेंट्री अवार्ड के नाम से जानते हैं। कैटेगरी ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स दो तरह का होता है, एक वार टाइम के दौरान दिया जाता है और एक पीस टाइम के दौरान दिया जाता है। वार टाइम के दौरान जो दिया जाता है वो तीन तरह का होता है, पीवीसी, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और शांति के दौरान जो दिया जाता है वो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये तीनों, ये 6 तरह के हो गए। इनके अलावे भी हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो शुरुआती में जब शुरू किया गया था तो ये 3 ही थे, बाद में इसको ऐड किया गया था, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र को। और इसके अलावे जो गैलेंट्री पुरस्कार के कैटेगरी में आते हैं वो हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। इसके अलावे युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। ये सब सरकार, क्योंकि देखिए अवार्ड का मायने क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसको उसके हुए कार्य के लिए प्रोत्साहन के रूप में, उसकी सराहना के लिए ये करना आवश्यक है। इसलिए सरकार इस तरह की पुरस्कार का गठन बहुत पहले ही कर दिया गया है। तो इस बार जो गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है? तो टोटल 384 लोगों को ये गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है इस बार रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जिसमें 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 3 विशिष्ट सेवा मेडल इसके अलावे। और देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट इसको रख सकते हैं, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन जो टाइटल है वो अभी हाल ही में संपन्न हुआ और उसमें कौन है? पीवी सिंधु जो है विजेता रही 2022 में। पुरुष जो इसका पुरुष वर्जन है सिंगल, क्योंकि बैडमिंटन में भी सिंगल होता है, डबल्स होता है, लेडीज होता है, मेल होता है, मेल फीमेल दोनों होता है। तो इसका मेल वर्जन जो है वो नहीं हो पाया क्योंकि जो दूसरे अपोनेंट थे उनको कोविड के कारण कोरोना हो गया, जिस कारण से उसको जो है कैंसिल करना पड़ा। ये जो है पहले जब स्थापना सैयद मोदी के नाम पे है, ये सैयद मोदी भारत के ही रहने वाले थे, एक बैडमिंटन प्लेयर थे। वो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 8 बार जीते, उन्हीं के नाम पर जो है ये चैंपियनशिप बनाया गया। सबसे पहले इसका जो स्थापना किया गया था वो 2003 में राष्ट्रीय स्तर पे होता था, बाद में 2004 में इसको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया गया और फिर बाद में BWF यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। अभी सरकार ने इसको शुरू करने का सोचा है, माना जा रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम है, ये किस चीज़ से संबंधित है? तो मोटा मोटी समझिए तो ये जो है FCI फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। सरकार जो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ही अनाज खरीदती है किसानों से, किस पे? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अभी आजकल काफ़ी चर्चा में है, MSP पे, और उसके बाद उसको रखती है जो FCI का गोडाउन है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का गोडाउन है। तो उसको किस तरह से ट्रैक किया जाए, कौन सा गोडाउन में कितना है, कौन सा स्टेट में कितना है, कौन से स्टेट में कौन सा ज़्यादा है मटेरियल, कौन सा कम है। तो एक ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसको ट्रैक करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, वही है ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि क्राइसिस के टाइम में उसको इफिशिएंटली एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित किया जाए। TPDS क्या है? तो इसको बोलते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहले इसको सिर्फ PDS के नाम से ही जानते थे, लेकिन सरकार आने के बाद, जो मोदी सरकार आने के बाद इसको जो है TPDS कर दिया गया कि सटीकली, पहले क्या होता था
कि आ रहा है कितना और लोगों के पास पहुंच रहा है कितना। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ये जो है काम कर रही है, टारगेटेड है। यानी अब बीच में जो पहले इधर उधर हो जाता था वो कम गया है, पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन बहुत हद तक कम गया है। अदर रिफॉर्म इससे संबंधित क्या था, तो रिफॉर्म टू डी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड फॉलोइंग मेजर्स। उसमें डिजिटाइजेशन ऑफ राशन कार्ड है। पहले कोई भी किसी का राशन कार्ड मुखिया के पावर में होता था, इसका नाम कटवा दो, जिसका 80 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत है, उसका नाम भी जो है राशन कार्ड में लगा हुआ है। 100 मन चावल बेच रहा है और जा करके कोटा से चावल कोटा वाला खरीद के ला रहा है और उसको भी बेच रहा है। तो ये सब खत्म करने के लिए सरकार उसको क्या किया, डिजिटाइजेशन। उसके बाद ये जो राशन कार्ड है उसमें आधार को सीड कर दिया गया, यानी अब जो है डुप्लीकेशन इससे नहीं होगा। 93% अभी जो है टोटल राशन कार्ड उसको आधार से सीड कर किया जा चुका है। इससे क्या फायदा है कि जो आदमी है उसी को मिलेगा जिसका कार्ड है। पहले एक आदमी का कार्ड दूसरा भी लेके जाता था ले, अभी क्या है आपको अंगूठा लगाना ही पड़ेगा। अब अंगूठा काट के तो नहीं ले जाइएगा। उसके अलावा ये जो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कर दिया गया, खास करके शहर में आप देखते होंगे, आपको जाने का भी जरूरत नहीं है। छोटा छोटा वैन ले आता है और उस पे चावल रहता है, आप जाइए बोरा लेके खड़ा रहिए, अपना फिंगर दीजिए, सटाइए अपना चावल दे करके, उसी को बोलते हैं पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। अगला है एक प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, कोयला दर्पण पोर्टल। अब नाम से ही स्पष्ट है तो आपको समझ में आ गया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइन कौन है, प्रहलाद जोशी हैं की हाँ, इससे पहले जो हम लोग पढ़े इसमें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। शायद इसके मंत्री अभी पारस, पशुपतिनाथ पारस हैं, कंफर्म नहीं है, आप बताइए जो है कमेंट में कि कौन है। तो कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत भी वही सेम सिस्टम है जो अभी हम लोग ऊपर पहले केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसके तहत कौन से कोयले में कितनी कोयला अभी कोयला खान में कितना कोयला उपलब्ध है, कौन से सेक्टर में जो है कोयले की मांग ज्यादा है, कौन सा प्लांट में कोयला की कमी हो रही है, कितना वहाँ स्टोरेज है, इन सब सारे आंकड़ों का ऑनलाइन जो है इसको उपलब्ध होना है। और उसके इस उपलब्ध होने से क्या होता है कि जैसे कभी कभी होता है ना कि शॉर्टेज हो जाता है, अब इमीडिएट शॉर्टेज हो गया जिस कारण से त्राहिमाम हो जाता है और सरकार को जो है आलोचना झेलना पड़ता है। तो सरकार इस सब से जो है निपटने के लिए ही ये सब कदम उठा रही है। स्टेटस ऑफ कोल स्टॉक इन थर्मल पावर प्लांट, एलोकेशन ऑफ ब्लॉक, समय से अगर कोयला कम हो रहा है तो नया एक्सप्लोर कीजिए, अगर एक्सप्लोर हो गया है तो उसको एलोकेट कीजिए, जो कोयला खनन करने वाला जो कंपनी है वो कोयला निकालेगा। और जितने प्रोजेक्ट हैं उसके अलावा मॉनिटरिंग ऑफ मेजर कोल माइन और कोल प्राइस, इन सब सारे चीज़ों के लिए जो है कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि पेरू इन्वायरमेंटल क्राइसिस। देखिए अभी हाल ही में एक हो गया, बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। इसे दुर्घटना को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा टोंगा एक वोल्केनो है, टोंगा वोल्केनो, और ये अंडर सी वोल्केनो है यानी समुद्र के अंदर है। इसमें जो है ना एकाएक विस्फोट हो गया, ये एक्सप्लोड कर गया। जो वोल्केनो को जनरली कहते हैं इरप्ट कर गया, इरप्शन ऑफ वोल्केनो। और ये इरप्शन नासा के द्वारा कहा गया है कि ये जो इरप्शन है इतना इंटेंस है कि जो एटॉमिक बम के बराबर इसका जो है इरप्शन हुआ है। और इरप्शन के कारण जो सुनामी जैसे यानी लहर जो उठा, वो लहर के कारण ये टैंकर था जिसका नाम है मारे डोरिकम, ये इटली का एक टैंकर है, उस सुनामी का चपेट में आ गया, यानी वो लहर का चपेट में आ गया और तेल लेकर के जा रहा था और ये वही उलट गया। और वो जो तेल तो हल्का होता है पानी से, क्या हो गया है, फैल गया है उस पूरे इलाके में, जिस वजह से एक मुसीबत पैदा हो गया। सेम सिचुएशन हो गया था मालदीव के पास लॉकडाउन के दौरान कोविड, उस समय जापान का एक टैंकर था, उसमें तो इस तरह की घटना नहीं हुई थी लेकिन उसमें क्रैक हो गया, टैंकर में ही क्रैक हो गया था, जिस कारण से जो है मुसीबत पैदा हो गया था। सेम इस तरह का। तो यहाँ से दो क्वेश्चन कि टोंगा वोल्केनो कहाँ है, टोंगा वोल्केनो हाल ही में इरप्शन हुआ है। इससे एक और वोल्केनो सुमेरु वोल्केनो जो कि इंडोनेशिया में है, उसमें भी अभी हाल ही में इरप्शन हुआ था। और एक टोंगा वोल्केनो, ये ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू है।
पेरू यहाँ पे देख सकते हैं। इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिकी देश है। दक्षिणी अमेरिकी देश में जो वेस्टर्न साइड है उसी में इक्वेडोर के नीचे पेरू है। पेरू की राजधानी लीमा है। तो वहीं पे ये दुर्घटना हुआ है। ये इमरजेंसी 90 दिन के लिए सरकार ने घोषित कर दिया गया है। इसमें क्या होता है ना कि जो मेराइन स्पेसीज है उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि तेल का परत ऊपर में लग जाने से ऑक्सीजन का नीचे अभाव हो जाता है, जिस कारण से नीचे जो रहने वाले मछली हैं और जितने समुद्री जीव हैं उन पे काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये भी जो है गणतंत्र दिवस से पहले ही ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस बार जो है चूंकि ये पेंडेमिक है, कोरोना पेंडेमिक, तो पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड किया गया ऑनलाइन के माध्यम से। जो बाल पुरस्कार जो दिया जाता है ये 6 फील्ड में दिया जाता है। इनोवेशन यानी नवोन्मेष के फील्ड में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, योग्यता के क्षेत्र में दिया जाता है, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्ट एंड कल्चर यानी कला एंड संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है, और बहादुरी यानी ब्रेवरी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके तहत हर जीतने वाले को 1 लाख प्राइज के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। ये हर साल 23 जनवरी जो है सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है होती है, उसी के अवसर पे दिया जाता है। और ये है इस बार जो दिया गया है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाले कैटेगरी में। इंस्टीट्यूट वाले कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और व्यक्तिगत कैटेगरी में सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन विनोद शर्मा हैं, उनको दिया गया है। व्यक्तिगत मामले में 2 कैटेगरी में दिया जाता है, व्यक्तिगत मामले में और संस्था के मामले में। तो अगर संस्था को दिया जा रहा है तो 51 लाख दिया जाता है, और इंडिविजुअल को दिया जाता है तो ये 5 लाख दिया जाता है। तो 2022 में दिया गया है, इसको याद रखिए। 2022 के दौरान जितने भी एग्जाम आएंगे उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आदि बद्री डैम। आदि बद्री डैम अभी हाल ही में 2 स्टेट गवर्नमेंटों ने आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके एक नया डैम बनाने की योजना बनाई है, जिसका नाम है आदि बद्री डैम। कौन कौन है, तो ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक जो है एग्रीमेंट पे साइन किया है। और उसके बाद से जो है ये कहाँ सिचुएटेड होगा, तो ये हरियाणा में होगा, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है उसके पास ही। चूंकि डैम जब बनता है तो सिर्फ जिस स्टेट में बन रहा है उस पर असर नहीं होगा, चाहे फायदा वाला असर हो या नुकसान वाला असर हो। देखिए डैम जब बनता है तो उससे पानी मिलता है, वो फायदा है, लेकिन डैम जब ओवरफ्लो होता है, फूट जाता है, तो उससे नुकसान होता है। तो दोनों चीज झेलना होगा, जो और वो दोनों झेलेंगे जो आसपास होंगे। इसीलिए सहमति आपस में बनाया जाता है, नहीं तो ये काफी जो है विवादास्पद मुद्दा है। साउथ में देखते हैं कि डैम को लेकर के काफी जो है विवाद चलते रहता है। और दूसरा, इस डैम को जो है बनाने के पीछे भी एक कारण है कि ऐसा माना जा रहा है कि जो सरस्वती रिवर थी, नदी है, जो जिसका की चर्चा ऋग वैदिक काल में है, ऋग वैदिक काल और लेटर वैदिक काल, जिसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उसमें इस रवि नदी की चर्चा है। उसमें सरस्वती नदी की इतनी चर्चा है कि गंगा की चर्चा नहीं है, लेकिन सरस्वती की ज्यादा है। और लेकिन अभी सरस्वती विलुप्त हो गई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस डैम के माध्यम से सरस्वती नदी को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, रिजुविनेट किया जाएगा। ये डैम लगभग जो है 31.66 हेक्टेयर में जो है बनाया जाएगा। 215.33 करोड़ इसका जो है लागत होने जा रहा है। आदि बद्री डैम में पानी कहाँ से आएगा, तो इसका नाम याद रखिए, सोम रिवर में इसमें पानी आएगा। सोम रिवर जो है यमुना रिवर की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट आते हैं कि मेघालय लिविंग रूट ब्रिज। देखिए जो है आप बहुत तरह के जो है ब्रिज देखे हैं, पुल देखे हैं, लेकिन मेघालय में एक तरह का, सिर्फ मेघालय में नहीं, ये कुछ नागालैंड में भी पाया जाता है, जितना कमोबेश जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं
वो रूट्स के हैं, यानी जड़ों के बने हुए हैं। तो दे आर बिल्ट बाय लोकल जनजाति, जयंतिया और खासी जो जनजातियां हैं, इनकी मदद से पेड़ की जो जड़ें हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा जो है, यूनेस्को को आग्रह किया है कि इसको आप वर्ल्ड हेरिटेज टैग दीजिए, जिस कारण से इसको जो एक पहचान मिले, लोग वहां जाए देखने के लिए। उससे क्या होगा, टूरिज्म, पर्यटन को जो है बढ़ावा मिलेगा। आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, इसी को जो है रूट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। जो पेड़ हैं उनके जड़ों को आपस में मिला दिया जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी होती है। नेक्स्ट है मंगलुरु प्लास्टिक पार्क। अब इसके जैसा नाम है, इससे ऐसा नहीं मत समझ लीजिएगा कि एक पार्क होगा और इसमें जो है सभी चीज प्लास्टिक का होगा। इस तरह का कुछ नहीं है। ये एक तरह का जैसे EEZ होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या इकोनॉमिक जोन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसी तरह से जो है जितने भी प्लास्टिक मटेरियल बनते हैं उनका एक स्पेशलाइज जगह यहाँ पे दे दिया गया है। कहाँ ये बन रहा है, तो ये गंजीमुट्टू एक जगह है मंगलुरु में, कर्नाटक में, वहीं पे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है अप्रूव कर दिया गया है। 62 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। दोनों 50% और 50% इसमें भारत सरकार और बेंगलुरु की सरकार जो है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। प्लास्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल जोन होगा यहाँ, यानी यहीं पे प्रोडक्शन होगा, यहीं पे रिसाइकलिंग होगा, यहीं पे पैकेजिंग होगा। मतलब उसका सारा प्रक्रिया एक ही प्लेस पे करने के लिए इस तरह का जो है व्यवस्था किया जाता है, जिससे बहुत तरह का कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और कंसिक्वेंटली क्या होता है, जो प्रोडक्ट फाइनली बनता है उसका प्राइस जो है कम हो जाता है। इसमें टोटल 32 कंपनियां, ऐसा प्लान है कि 32 कंपनी को यहाँ पे लाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज 5 अलार्म ग्लोबल फायर। व्हाट इज 5 अलार्म ग्लोबल फायर। देखिए, ये सब जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। लोगों को डराते रहते हैं, ऐसे ही इन लोगों का कोई ऐसे भी औचित्य है नहीं, एक नाम मात्र के हैं, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोग बोलते हैं। ये घोषणा किए हैं कि 2022 में 5 चीज जो है जिसका कि सबसे ज़्यादा रिस्क है, ये यही करते हैं, रिस्क बताते हैं, उसको रिस्क को कैसे ख़त्म किया जाए इन पे इनका कोई जो है कुछ नहीं चलता है, लेकिन ये बताएंगे, डर जरूर पैदा करें लोगों में कि ये होने जा रहा है, आप लोग सतर्क रहिए। उसमें पहला कोविड-19, इसमें बताने का क्या जरूरत है, तो सब लोगों को पता है कि कोविड-19 रिस्क है, सारा आदमी पागल हो चुका है इसके कारण। लॉलेसनेस इज साइबर स्पेस, अब ये भी सबको पता है। साइबर सिक्योरिटी जो है, ये मामला जो है सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो गया है सभी देश के सामने, खास करके कोरोना के बाद जो है सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गया, सारा प्रक्रिया ऑनलाइन हो गया। अब जितना ऑनलाइन होगा उतना ही साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो है ज़्यादा बढ़ेगा। क्लाइमेट क्राइसिस, ये भी सबको पता है, आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे। क्लाइमेट क्राइसिस है, तो ये क्लाइमेट क्राइसिस आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। सारा चीज़ जो है अनयूजुअल हो रहा है, जब बारिश नहीं होना चाहिए बारिश हो रहा है, ठंडा अगर पड़ रहा है तो हद से ज़्यादा, गर्मी पड़ रहा है तो वो भी हद से ज़्यादा, बरसात भी हद से ज़्यादा हो रहा है। तो क्लाइमेट क्राइसिस भी जो है दुनिया के सामने ये मुश्किल है। बैंकिंग, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ये जो है कोलैप्स करने का डर है, वही ये जो है साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है। और पीस एंड सिक्योरिटी, तो ये तो जो है कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। शांति और सुरक्षा विश्व में हो जाए, ये ऐसा तो हो जाए, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो कि होने ही नहीं देते हैं। अगर ये हो जाएगा तो उनका जो है दुकान बंद हो जाएगा, जैसे कि आदरणीय रसिया हो गया या फिर USA हो गया। तो इन लोगों का कभी मंशा होता ही नहीं कि विश्व में शांति हो। तो आज के लिए इतना ही। इस वीक का करंट अफेयर जो दो इम्पोर्टेंट था आपको उपलब्ध करा दिया गया। आशा है कि अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।